अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम DI 334 सिविल का जो सब्जेक्ट है वो का कोड है सिविल 334 है। और ये सब्जेक्ट जो है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। और इसका जो पेपर बी है उसका चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्क्रीन आपके साथ शेयर है। और टॉपिक है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी। तो क्वेश्चन अब आपने थोड़ा-सा फ़ोकस करना है और थोड़ी-सी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस भी हैं। और आपने जो है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर देखें, जो बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा फ़ोकस ना करें। जो डेफिनिशंस हैं, जो टाइप्स हैं, उनको आपने ज़्यादातर इसमें फ़ोकस करना है। फिलहाल हम रीडिंग करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। तो इसमें हमारा जो है वो चैप्टर 13 में पहला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तानी दरियाओं की ख़ुसूसियात बयान करें। यानी पाकिस्तान के जो दरिया हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी ख़ुसूसियत क्या है? तो मगरबी दरियाओं का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और इनके पानी को इस्तेमाल करने का हक भी पाकिस्तान को ही हासिल है। इन दरियाओं में दरियाए सिंध, दरियाए जेहलम और दरियाए चेनाब शामिल हैं। ये दरिया कश्मीर और शुमाली इलाका जात में बर्फ पोश जो होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर बर्फ चढ़ी हुई है, बर्फ पोश पहाड़ों से निकलते हैं। मार्च के वस्त से जुलाई के वस्त तक, यानी निस्फ निस्फ तक, ठीक है। इन दरियाओं में पानी जो है वो बर्फ पिघलने से हासिल होता है। और फिर वस्त जुलाई यानी जुलाई के निस्फ से आम तौर पर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दरियाओं में बहाव की शरह में खातर खा इजाफा हो जाता है और बाज़ औक़ात इनमें तुग़यानी यानी लहरें भी आ जाती हैं। तो सितंबर के महीना में पानी कम होना शुरू हो जाता है और नवंबर से फरवरी तक पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है। तो एक बार पढ़ें, अपने अल्फाज में आपने इस पूरे साल के स्केड्यूल को मंथली हिसाब से जो अरेंज किया गया है आपने अपने ज़हन में बिठाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दरियाओं की गुजरगाहों के मराहिल के नाम लिखने हैं आपने, यानी कि इसके जो रिवर्स के स्टेजेस हैं उनकी टाइप उसकी जो उनकी एनालिस्ट बनानी है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से दरियाओं की दर्ज झैल सूरतें होती हैं, स्टेजेस हैं। पहले कौन सी स्टेज होगी? पहली दरियाई जो स्टेज होती है वो पहाड़ी स्टेज है। नंबर 2 है नीम पहाड़ी स्टेज। उसके बाद नंबर 3 होती है मैदानी स्टेज और नंबर 4 पे आती है डेल्टा स्टेज, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आप अगले क्वेश्चंस में देखेंगे डिटेल भी लिखी होगी। तो आपका ये पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, एक पूरा टॉपिक। तो दरियाओं की पहाड़ी गुजरगाह की स्टेज जो है, जो मोन्टेनियस स्टेज है ना, मोन्टेनियस, वो क्या है कि ज्यादातर दरियाओं का आगाज इसी स्टेज से होता है, यानी ये पहली स्टेज है। ये इलाका बुलंदोबाला पहाड़ों पर मुश्तमिल होता है। इस इलाका में बारिशें भी ज्यादा होती हैं और बर्फ भी होती है, ठीक है ना, बर्फबारी होती है, सॉरी। इस इलाके में दरिया तंग और टेढ़े रास्तों से गुजरता है, दरिया जो होता है। इस इलाके में ढलवान ज्यादा होती है जिसकी वजह से पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। पहाड़ों के दरमियान बहुत से रास्ते मिलकर दरिया की शक्ल बनाते हैं। ये अलग अलग छोटे बड़े नालों की शक्ल के होते हैं, ठीक है ना। नाले बने हुए, जैसे नाले बनते हैं ना, वैसे ही, लेकिन ये पानी के रास्ते होते हैं। इस इलाका में दरिया के बहाव की सिमत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होती है, ठीक है। आगे आते हैं अब दूसरी इसकी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दरियाओं की नीम पहाड़ी स्टेज, जिसे सब मोन्टेनियस स्टेज जो है वो रिवर की जो कहा जाता है। तो दरियाओं की दूसरी स्टेज नीम पहाड़ी यानी सब मोन्टेनियस होती है। इस इलाके में बाला पहाड़ नहीं होते, मतलब पहले वाले में ना बुलंदो बाला पहाड़ होते हैं, लेकिन दूसरी वाली में बुलंदो बाला पहाड़ नहीं होते। इसलिए कंपैरिजन भी करते रहें ताकि आपको डेफिनेशन में आसानी हो जाए, एक याद करें तो बाकी भी हो जाए। अलबत्ता इलाका जो है वो पथरीला होता है और बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें बोल्डर्स कहते हैं। और बोल्डर्स आपको पता है 1 फीट से बड़ा पत्थर होता है, ठीक है ना। बोल्डर्स यानी कि मिसाल दी गई है। इसी वजह से इस इलाके को बोल्डर स्टेज भी कहा जाता है। देखिए, इसका एक दूसरा नेम नेम भी आ गया, नीम पहाड़ी स्टेज को बोल्डर स्टेज भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कहता है कि इस इलाके में दरिया की चौड़ाई निस्बतन ज्यादा होती है, जबकि हमने पढ़ा था पहाड़ी गुजरगाह जो पहाड़ी स्टेज है उसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। उसके अलावा पत्थरों से टकराते हुए जब पानी अपने रास्ते में बहता है तो काफी आवाज पैदा होती है, ठीक है। ये एक पॉइंट आपने इसमें देखना है, एक अलग सा पॉइंट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 कि दरियाओं की नीम पहाड़ी स्टेज हो गई। अब दरियाओं की जो है ना आपकी मैदानी गुजरगाह आ गई है, जिसे आप एलुवियल स्टेज कहेंगे, एलुवियल, ठीक है। जब दरिया मैदानी इलाके में पहुंचता है, मैदानी इलाके जैसे बिल्कुल स्टेट इलाके होते हैं जो यानी कि ठीक है ना, तो जो पहाड़ी इलाके, तो पहाड़ जहाँ पे हो, जहाँ पे मैदानी इलाके हैं, वो उसके लिहाज से बात हो रही है, तो इसकी बाकायदा शक्ल नजर आती है, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पानी बिल्कुल यानी पानी तो वैसे स्टेट ही रहता है, हर जगह पे पानी का लेवल यकसा रहता है। इस इलाके में जमीन की ढलवान बहुत कम होती है, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी नहीं है, मैदानी है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसीलिए दरिया में पानी की रफ्तार भी कम होती है, ठीक है ना। और इस इलाके में दरिया बल खाते हुए बहते हैं, ठीक है। और जैसे कि फनी इस्लाहात में मेंडरिंग कहा जाता है, यानी एक डेफिनेशन है इसके अंदर, उसे आप यानी कि फनी इस्लाहात के तौर पर, यानी टेक्निकली तौर पर जो है ना, हम उसको मियांडरिंग जो है इस लफ्ज को बोलते हैं। जो बल खाते हुए दरिया किसी मैदानी इलाके में बहते हैं ना, बल खाते हुए, उसको आप बोलते हैं मियांडरिंग। ये भी एक डेफिनेशन जेन में रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दरियाओं की डेल्टाई गुजरगाह की तरफ, ये डेल्टाई स्टेज जो है, तो ये दरिया का, ये दरिया की आखिरी स्टेज होती है, जैसे हमने 1 2 3 तरतीब से पढ़ी, पहाड़ी, नीम पहाड़ी, मैदानी, और अब आ गया इसका डेल्टाई, ये याद रखने आप। ये दरिया की आखिरी स्टेज होती है। जब दरिया समंदर में गिरता है, तो वहां पर जमीन की ढलवान बहुत कम होती है, ठीक है। और इस वजह से अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वजह से जाविया ही लिखा हुआ है, पता नहीं कि जमीन पर मट्टी जो है वो तय नशी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये कुछ है यहाँ पे, असल में ना ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ इसलिए। अच्छा, वो ये कहता है कि मट्टी जो है वो ज़मीन पर तयनशील होती है, जिसकी वजह से, और दरिया की गहराई बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखिए वो ज़मीन के ऊपर तयनशील होते हैं, मट्टी की जो है वो यानी कि चढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से जो दरिया की गहराई होती है ना, डेप्थ, वो कम हो जाती है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इसमें पॉट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी गड्ढे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पॉट, खड्डे टाइप। और वो कहता है कि दरिया कई शाखों में बँट जाता है, और इस बनावट को डेल्टाई कहा जाता है। ये इलाका अक्सर जो है ना दलदल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, क्योंकि वहां पर एक तो मट्टी मट्टी जो होती है वो तयनशीन होती जाती है जगह जगह पर, तो जहां जगह पर जब मट्टी तयनशीन हो जाती है, तो फिर दरमियान में किसी जगह पर गड्ढे बन जाते हैं, तो जिस वजह से ये जो है ना यानी कि ये दरिया का आखिरी हिस्सा है, आखिरी स्टेज है, को आप बोलते हैं डेल्टाई, जो आपकी स्टेज। और आप अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो गूगल पे इस पे आप वीडियो देख सकते हैं। आपको इसके मुतालिक जो है पूरा मैकेनिज्म पता चलेगा, ये क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि मैदानी इलाकों में दरियाओं की 2 खसूसियात आपने तहरीर करनी है कि खूबी क्या है। नंबर 1 होती है कि मैदानी इलाकों में दरिया बल खाते हुए गुजरते हैं, ठीक है। और नंबर 2 होता है मैदानी इलाकों में दरिया की चौड़ाई ज़्यादा, जबकि गहराई जो है वो कम हो जाती है। ये 2 खूबी हैं। और तीसरी भी एक इसमें बताई गई है कि दरिया के पानी की रफ्तार कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि दरियाए सिंध से निकलने वाली 2 राबता नहरों के नाम, जो आपकी लिंक केनाल्स है ना, 2 लिंक केनाल्स जो आपकी रिवर सिंध जो है ना, यानी दरियाए सिंध, इसके अंदर से निकलती हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है, याद रखें। नंबर 1 है आपकी चश्मे जेहलम, एक लिंक केनाल है। दूसरी लिंक केनाल है तोनसाए पंजंद, ये 2 हैं। चश्मे जेहलम है और तोनसाए पंजंद, ये दोनों लिंक केनाल जो है वो दरियाए सिंध से निकलती हैं। उसके बाद आ जाती है, देखिए हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वेश्चन 9 है कि दरियाओं की मियांडरिंग की तारीफ करें, हमने पढ़ी थी मैदानी स्टेज में, है ना, जो बल खाते हुए। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब दरिया मैदानी इलाका में पहुंचता है, इसकी बाकायदा शक्ल नजर आती है उबल खाते हुए, ठीक है ना, जो लहरें बनती हैं, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है। जब ये बाकायदा शक्ल में आता है ना, उस वक्त इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इस इलाके में जमीन की ढलवान बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है, वहां पे स्लोप, ये मैदानी इलाका है, इसीलिए दरिया में पानी की रफ्तार भी कम होती है। इस इलाके में दरिया बल खाते हुए बहते हैं। अब वही बात आ गई, टेक्निकली तौर पर इसको मेयांडरिंग कहा जाता है, यानी फनी इस्लाह इस्लाह में या टेक्निकली टर्म्स में हम इसको बोलते हैं मेयांडरिंग। किसी भी आप मैदानी इलाके में जहाँ पर मतलब कि आपका जो जब दरिया बहता है,
तो उसकी बहते हुए उसकी एक जो शक्ल होती है वो वाज़िया तौर पर नज़र आती है। और जब ये मैदानी इलाके में बह रहा होता है तो एक तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और ढलवान बहुत कम होती है। तो इस तरह दरिया के बल खाने को, बल खाते हुए गुज़रने को या बहने को आप मेयांडरिंग कहते हैं। ये अपनी वर्डिंग में थोड़ी-सी आप अपनी इस डेफिनिशन को बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान में सालाना बारिश बयान करनी है हमने। एनुअल जो रेनफॉल है ना, वो क्या है, इसका स्केड्यूल क्या है, या कितनी बारिश जो होती है, हो मतलब कि ये एक स्केल है। तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और कश्मीर में सालाना जो है वो 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। जबकि जो जनूबी इलाका, ये शमाल यानी कि शमाली इलाके की बात हो रही थी, अब जनूबी इलाके में जो है वो 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यानी दो डायरेक्शन में बात हो रही है कि शमाली जो इलाके हैं वहां पर 1000 मिलीमीटर, जिसमें आपका जो है वो शुमाली इलाके के साथ साथ कश्मीर भी शामिल है। और दूसरा जो जनूबी इलाका है उसमें, अब वो इलाके आपको खुद देखने पड़ेंगे गूगल मैप पे, तो वो वहां पर जो है वो 100 मिलीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से भी कम जो है वो बारिश होती है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका पीडा क्या है, PIDA, पीडा। क्वेश्चन 11 है, पीडा का मकसद तहरीर करें। पीडा बेसिकली है पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंड फॉर्म जो है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये किसका मकसद क्या है। पंजाब में नहरी आबपाशी के निज़ाम में बेहतरी लाने की गर्ज से किसानों को जो है वो इंतजामी इख्तियारात में शामिल करने के लिए एक तंजीम बनाई है, जिसे पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है। ये अथॉरिटी जो है वो 1997 में यानी 1997 में पंजाब असेंबली के यानी कि इसे एक्ट मंजूर करने से कायम की गई है, ठीक है ना। ये 1997 में ये मतलब कि एक्ट के तहत ये कायम की गई है, और ये है पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी। और इसका मकसद क्या है, किसानों को, जो किसान होते हैं ना, उनको इंतजामी इख्तियारात में शामिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसकी बुनियाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये उसके तौर पर रखी गई है, ठीक है। ये है पीडा का मकसद, ये है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्वेश्चन 12, ये दोनों लाजमी याद कीजिएगा। इसमें आपका आता है इरसा का मकसद बयान करें, IRSA, इरसा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इरसा क्या है, इसके बारे में, इरसा कायम करने का जो अव्वलीन मकसद, इसका मकसद ये है कि दरियाए सिंध के जो मुआवन दरियाओं के पानी की पाकिस्तान के तमाम सूबों में मुनसफाना तकसीम की जाए, यानी बराबर बराबर तकसीम किया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए चारों सूबों में तकसीम का फॉर्मूला तयशुदा है, ठीक है। इस फार्मूला के मुताबिक तकसीम के लिए रोजाना दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात पर डिस्चार्ज जो है वो नापा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर नापने का जदीद निज़ाम जो है वो अपनाया गया है, जिसे टेलीमीट्री सिस्टम कहा जाता है। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जरा इस इर्सा के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। ये मेरे जहन में नहीं है। तो चैप्टर नंबर जो है वो हम 13 पढ़ रहे हैं, और इर्सा के बारे में मैं टेक्स्ट बुक में देखना चाह रहा हूँ कि शायद कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर इर्सा के बारे में तो मिल रहा। चलें, एक काम करते हैं, हम एंड पे जो है वो गूगल से पूछेंगे इर्सा की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बहरहाल मैं देखता हूँ, पीडा मिल गया है मुझे, पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी है। इरसा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है, नहीं जी, मिल गया है मुझे। इरसा जो है बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। और ये बल्कि इसके बारे में हमें मालूम था, ठीक है ना। ये आपका जो मंसूबा बनाया गया था, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। आई थिंक सिंथास मुआहदा है इंडस जो आपका क्या कहते हैं रिवर सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ मैंने अभी आपको जो बताया, रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। ये आपका इंडस बेसिन पैक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, सिंतास मुआहदे की तारीफ करें। ये इम्पोर्टेंट है, जिसको इससे समझ रहा हूँ, नहीं नहीं, वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। सिंतास मुआहदे की तारीफ बयान करनी है कि क़याम पाकिस्तान के बाद भारत ने मशरकी दरियाओं, इसमें सतलुज, ब्यास और रावी का पानी रोकना शुरू कर दिया। शुरू की बात है।
अभी भी वैसे इस तरह के ये खेल खेलते हैं। तो भारत के इस इकदाम से पाकिस्तान की जरखेज इलाके बंजर होना शुरू हो गए हैं, है ना? इस मामला में इस यानी कि इस वजूहात की बिना पर दोनों ममालिक के दरमियान में तनाज़ा शुरू हो गया उस वक़्त। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। जब ये सिंतास मुआहिदा किया गया, ये उस वक्त की बात है। जब ये मसला शिद्दत अख्तियार कर गया, तो आलमी बैंक के तावन से यानी वाशिंगटन अमेरिका में जो है ना, दोनों ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा तय पाया गया। इस मुआहिदे को सिंध तास मुआहिदा यानी इंडस बेसन पैक्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये हो गया। अब इसके कुछ यानी कि अगर बात करें तो फीचर्स भी हैं, यानी कुछ इसकी शक्कें भी हैं, शक्कें वो पढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन 14 है कि सिंतास मुआहिदे की अहम शक्कें लिखें। इस एग्रीमेंट में, उस मुआहिदे में क्या तय पाया गया, क्या शक्कें हैं उसकी, कुछ अहम शक्कें हैं कि सिंतास मुआहिदे के अहम नकात दर्ज झैल हैं। इस सिंतास मुआहिदे में सबसे पहले एक मुआहिदा ये है कि 1970 के बाद दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के पानी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का हक जो है वो भारत को हासिल होगा। दूसरा ये है कि इसमें एक मुआहिदा अहम जो है वो कि पाकिस्तान इतनी मुतासरा ज़मीन में पानी की कमी को दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के जायद पानी से दूर करेगा। सही हो गया। नंबर 3 है कि पाकिस्तान की मुतासरा होने वाली नहरों में मुतबादल पानी लाने के लिए ज़रूरी तमीरात यानी वाटर रिप्लेसमेंट वर्क्स जो है ना, यानी स्ट्रक्चर जो है वो, उस पर उठने वाले अखराजात बैन अवी बरादरी बर्दाश्त करेगी, इंटरनेशनल तौर पर इनकी मदद की जाएगी। ये एक एग्रीमेंट था। और एक चौथा पॉइंट ये था उसमें कि इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में 9 राबता नहरें, 5 बैराज और 2 अदद जो है वो डैम तमीर किए जाएंगे। ये 1970 के वक्त की बात है कि जो 1970 के बाद यानी कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ये सिंतास मुआहिदा है। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें क्या-क्या तैयार किए गए, वो जो बताई गई हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंतास मुआहिदे के अज्जा के नाम लिखें, यानी वो कंपोनेंट्स क्या थे जो तैयार किए गए, जो बनाए गए। उसमें सिंतास मुआहिद मंसूबा जो मंसूबा था, ये जो मुआहिदा था, इसमें मंदजल अज्जा तमीर किए गए जो शामिल हैं। उसमें नंबर एक तो राबता नहरें पीछे लिखी भी हुई हैं, 9 राबता नहरें। उसके बाद बिराजीज हैं, 5 बिराजीज हैं। फिर मेल्सी एक साइफन भी है और फिर डैम है, 2 डैम्स लिखे हुए हैं। फिर इसके अंदर रीमॉडलिंग है, ठीक है ना? ये चीज़ें जो है वो मतलब ये कंपोनेंट्स जो हैं वो तैयार किए गए, ये इनके नाम है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 16 कि सिंतास मुआहिदे के तहत बहने वाली राबता नहरों के नाम क्या हैं? वो जो 9 राबता नहरें हैं ना, अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो 9 राबता नहरें कौन-कौन सी हैं। ये पूरा चैप्टर इन्फॉर्मेशन वाला है। याद करें, अच्छी तरह से अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करें कि हमारे पाकिस्तान के रिवर सिस्टम के मुतालिक जो है वो इरिगेशन सिस्टम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। ये लाज़मी याद कीजिएगा। सिंतास मुआहिदे के तहत जो है वो राबता नहरों की तफ़सील दर्ज झैल है। नंबर 1 है इसमें ट्रीमू सदनाई, ये एक पहली लिंक हो गई। उसके बाद है सदनाई टू मेल्सी, यानी सदनाई मेल्सी। फिर मेल्सी बहावल है। रसूल कादराबाद है। रसूल कादराबाद के बाद फिर कादराबाद से बल्लो की, फिर बल्लो की से सुलेमान की, उसका लिंक केनाल 2। फिर तोनसा से पंजंद या तोनसा पंजंद है। और चश्मे जेहलम है और एलसीसी फीडर केनाल्स वगैरह। ये कुछ 9 जो है वो राब्ता नहरें तमीर की गई हैं। साथ आप इसमें लिंक किनार आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना? के बाद आ जाता है क्वेश्चन 17। सिंतास मुआहिदा के तहत तमीर होने वाले बिराजों के नाम। पहले हमने लिंक केनाल्स के नाम किए जो 9 लिंक केनाल्स थी। अब 2 बिराज जो बनाए गए, 4 बिराज, 5 बिराज है सॉरी, और पांचों बिराजों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, चश्मा है, रसूल, चश्मा बिराज, रसूल बिराज, कादर आबाद बिराज, मराला बिराज और सदनाई बिराज। ठीक है, ये 5 बिराज थे जो उस वक्त मुआहिदे के तहत बनाए गए। उसके बाद आता है मेल्सी साइफन, ये वही कंपोनेंट्स हैं। तो मेल्सी साइफन की तमीर पर मुख्तसर नोट लिखना है हमने। ये क्या है मेल्सी साइफन? सिंतास मंसूबा में मेल्सी जो बहाव या बहावल लिखा हुआ है, केनाल को पानी मुहैया करने के लिए बहावल, ये मेरे ज़हन से बाहर ही है लफ्ज़, ठीक है ना? मुहैया करने के लिए दरियाए सतलुज के नीचे एक साइफन तमीर भी शामिल थी, ठीक है ना? इस साइफन के रास्ते सदनाई मेल्सी लिंक का पानी गुजारा गया। ये साइफन दरियाए सतलुज पर इस्लाम बिराज से 40 किलोमीटर डाउन डाउनस्ट्रीम साइड जो है उस पर तमीर किया गया।
इस साइफन की लंबाई 680 मीटर यानी 2231 फीट है। ये साइफन आरसीसी की 4 नालियों यानी बैरल्स पर जो है वो मुश्तमिल है। उसके बाद डैम है एक यहाँ पर, क्वेश्चन 19 है मंगला डैम। मंगला डैम का तारुफ करना है इसकी जो इसके बारे में हिस्ट्री जो है। ये डैम दरियाए झेलम पर आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में मंगला के मुकाम पर तमीर किया गया। इसकी तमीर का काम 1960 में शुरू किया गया था, ठीक है ना? 1970 में वो एग्रीमेंट है, तो 1960 में शुरू किया गया था और 1967 में मुकम्मल हुआ। ये एक मट्टी का डैम है। इस डैम की लंबाई 3353.6 यानी 11,000 फीट, वो मीटरों में है ये फीटों में, 11,000 फीट जो है वो, जबकि इसकी ऊंचाई 100 मीटर यानी 330 फीट जो है वो है। डैम के ऊपर की सतह का एलिवेशन 376.2 मीटर यानी 234 फीट है, जबकि मुकम्मल तौर पर भरने के बाद में पानी का लेवल 366.5 यानी 1202 फीट होता है। इब्तदा में इसमें कुल स्टोर शुदा पानी की मिकदार यानी जो ग्रॉस स्टोरेज है वो 5.55 मिलियन जो है वो एकड़ फीट के हिसाब से, जबकि काबिल इस्तेमाल शुदा पानी की मिकदार 4.75 यानी 4.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो थी। कम अज कम पानी का लेवल 317 मीटर यानी 1040 फीट है। ये मंगला डैम, इसका इंट्रोडक्शन है, अपने लफाज में देख लें, याद कर सकते हैं तो ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन रख सके। ये याद रखें कहाँ पर मौजूद है, कि तमीर कब की शुरू की गई और इसकी जो है वो हाइट कितनी है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। बस ये चार चार चीजें हर एक की याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 20 टरबेला डैम। अब ये कहाँ पे वाकया है ये पहले बताओ। ये डैम दरियाए सिंध पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में जो आपका बारह के मुकाम है ना, बारह की जगह है वहां पे, उसके मुकाम पर तमीर किया गया है। इसकी तमीर 1968 में शुरू की गई और ये 1976 में मुकम्मल हुआ। ये डैम मट्टी और रॉक फिल किस्म का है। ये मटेरियल इसकी तमीर बताई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 147.86 मीटर यानी 485 फीट। अब एक यूनिट रख लें, चाहे फीटों में रख लें सारे, या एक यूनिट रख लें मीटर्स में, ये आपने याद कर लेना, आसान है, ठीक है ना। इस डैम की लंबाई 9,000 फीट है, ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन 2743.2 मीटर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल अगर होता है तो आप फीट याद कर ले, कन्वर्जन बाद में कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। इस डैम का ऊपर से लेवल जो है, जो क्रेस्ट लेवल है, ठीक है ना, वो 1565 फीट है, ठीक हो गया। अगला एक और बैराज, क्योंकि टोटल 5 बैराज हैं। चश्मा बैराज, ठीक है, और चश्मा बैराज जो है, एक में रुकिएगा, लास्ट क्वेश्चन। चश्मा बैराज का तारफ लिखें। ये बैराज दरियाए सिंध पर चश्मा के मुकाम पर जो वो तमीर किया गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जना बैराज से 56 किलोमीटर के फासले पर डाउन स्ट्रीम साइड पर वाक़ है, ठीक है। और ये बैराज टरबेला डैम से छोड़े गए पानी को चश्मा जेहलम लिंक केनाल के रास्ते दरियाए जेहलम में पहुंचाने के लिए तमीर किया गया था, ठीक है। इस बैराज से दाएं तरफ पहाड़ पहाड़पुर केनाल भी निकाली गई है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो पाकिस्तान का ये वाहिद बैराज है जिसमें पानी जमा करने के लिए गुंजाइश रखी गई है। बैराज के मुकाम पर दरिया की चौड़ाई 1.4 किलोमीटर है, जबकि इसकी झील की लंबाई जो है वो 22.4 किलोमीटर है। इस बैराज के वियर की लंबाई 1078 यानी 1078 मीटर है, जबकि पानी के गुजरने के लिए रास्ते जो है वो रास्ता जो है उसकी लंबाई 951 मीटर है। और उसके बाद इसकी कैपेसिटी भी बताई गई है कि इसमें 33,569 क्यूमिक्स यानी क्यूबिक पर यानी क्यूबिक्स किलो यानी कि वही सॉरी क्या कहते हैं उससे, असल में जेन में नहीं आ रहा, क्यूबिक चलो छोड़े। और इसमें जो है ना 9,50,000 क्यूसिक, ठीक है ना, तो पानी गुजारने की गुंजाइश है। ये मीटरों और उसका फिटों का की यूनिट है, मेरे जेन में नहीं है। इसके जो है वो 52 दर्रे दर्रे हैं यानी कि बेज हैं, दरवाजे टाइप, और 11 इसके अंदर अंडरस्लोसिस के दर्रे बनाए गए हैं, और हर दर्रे की चौड़ाई जो है वो 60 फीट यानी 18.3 मीटर है। एक और सवाल है स्टूडेंट यहाँ पर जो नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा।
देखते हैं कि शायद शो है, अलग अंदाज से शो करना पड़ेगा। आया, क्योंकि वो आपका है रसूल बिराज, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो है वो शो ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे आपको रीड करवा देता हूँ, एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसमें आपको अब आ जाएगा। पर कल मुश्किल है, नहीं, ये हिस्सा यहाँ से ना हिडन है, इसलिए नजर नहीं आएगा। ठीक है? पहले मैं एक काम करता हूँ, ये रीड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है वो मैं रीड कर देता हूँ, ताकि आप ये देखिए। मैं इसको यहाँ पे रख के, रसूल बिराज जो है, रसूल बिराज दरियाए जेहलम पर मंगला डैम जो है उसे 72 किलोमीटर के फासले पर तमीर किया गया है। ये बिराज पुराने बिराज से तकरीबन 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम साइड पर जो है वो तमीर किया गया है। इस बिराज की कुल लंबाई 978 मीटर यानी 3209 फीट है, और पानी गुजरने के लिए रास्ता की जो लंबाई है वो 854 मीटर यानी 2800 फीट है। तो उसके बाद कहते हैं कि इसके 42 दर्रे हैं, दरवाजे हैं, और हर दर्रे दर्रे जो गेट्स होते हैं बेसिकली, उसकी चौड़ाई 60 फीट यानी 18.3 मीटर ही है। और इस पे बिराज के जो है वो 30,000 यानी कि, हाँ बिल्कुल, 30,035 क्यूबिक्स और यानी क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है क्यूबिक्स, ठीक है ना। और क्यूबिक फीट पर सेकंड जो होता है क्यूसिक होता है, वो आपका जो है इसमें 8,50,000 क्यूसिक है। और पानी गुजारने की गुंजाइश है इसके बाएं किनारे पर दो नहरों के लिए रेगुलेटर बनाए गए हैं, और इनमें से पहली जो है वो रसूल कादराबाद लिंक कैनाल है, जिसके 6 दर्रे हैं, और हर दर्रे की चौड़ाई जो है वो 12.2 मीटर यानी 40 फीट है। और दूसरी के 2 दर्रे हैं, और हर एक की चौड़ाई भी 12.2 मीटर यानी 40 फीट है। ये आपका है रसूल बिराज, ठीक है। और इनके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखें, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जो है बनाई हुई वीडियो मिलेगी इन बिराजीज की। तो आपको, अगर आप इस जगह भर नहीं जा सकते, जैसे सिंध में जो नहीं जा सकते, जो पंजाब में है, तो वो नेट पे देख सकते हैं कि बिराज दिखने में कैसे हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर था ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली बहुत सारी चीजें आई हैं। इसके बारे में अगर मैं आपसे बयान करूं, तो वो ये थी कि इरिगेशन के स्ट्रक्चर्स थे, फिर इसमें अंदर पीडा, इरसा, इस तरह के, और फिर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, और फिर उसके अंदर जो तमीर किए जाने वाले स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स थे, उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा थी। तो याद रखिएगा कि आपने इसके अंदर खास तौर पर डेफिनेशंस याद करनी है, जो टाइप्स हैं वो याद करें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद हिस्ट्री के अंदर जो आपका जो इसके अंदर मेल्सी साइफन और ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, इनको लाजमी याद कीजिएगा। जैसे बिराज क्या है, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, आपकी लिंक केनाल्स कौन कौन सी हैं, और फिर उनकी डिटेल अगर आप नहीं याद कर सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, जो आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, ताकि आपको नए लेक्चर जो है वो आसानी से मिलते रहें। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी वगैरह हो, तो कमेंट कीजिएगा, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। और इसके साथ ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।